इसका लेक्चर नंबर क्या है? 42। अच्छा, कल जो है मैंने वो इसको एंड किया था नंबर ऑफ मोड्स निकाले थे। ठीक है, आज हमने जो है उसी से रिलेटेड आगे देखनी है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट कर रहे होते हैं। अगर आप इसकी फिगर बनाएं तो ये कुछ इस तरह की फिगर आती है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यानी कि एक इसके ई हो जाएगा और एक इसका ये बी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको Z कह लें, इसको Y कह लें और इसको X कह लें। ये X डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है। तो जो इंडिपेंडेंट मोड ऑफ प्रोपोगेशन है जिसके अंदर E और B जो हैं वो रोटेट करते हैं किसी 90 डिग्री के एंगल पर विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो कोई भी जो पोलराइजेशन है वेव की वो फॉर्म हो सकती है बाय द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन, जिसमें दो मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो मोड्स मान रहे हो वेव्स के और वो प्रोपोगेट कर रहे हो किसी डायरेक्शन के अंदर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देयर इज एन इंडिपेंडेंट, कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जो है मोड ऑफ प्रोपोगेशन, एक इंडिपेंडेंट मोड ऑफ प्रोपोगेशन है इन विच E and B are rotated through 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट कर रही होती है वेव उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के रिस्पेक्ट से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पर अब वेव आएगी उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन होंगे। एनी पोलराइजेशन, कोई भी जो पोलराइजेशन है आपके पास ऑफ द वेव कैन बी formed by the sum of these two independent modes of propagation. अब हमने एक पीछे इक्वेशन जो है वो निकाली थी कि
जो डी एन ऑफ पी है, ठीक है, ये जो इक्वेशन आई थी डी एन ऑफ पी, ये जो कल हमने कैलकुलेट की थी कि 4 पाई म्यू स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई सी क्यूब डी न्यू। अब इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ पोलराइजेशन है, यहाँ पर 2 हैं, तो ये 4 है, तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 8। फॉर 2 इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ पोलराइजेशन मल्टीप्लाई above equation by 2। तो above इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी एन ऑफ पी 8 पाई म्यू स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई सी क्यूब डी न्यू। और यहाँ पर इसके साथ हर जो लेटेस्ट पॉइंट है विद ईच लेटेस्ट पॉइंट एन एक्स एन वाई एन जेड। तो अब जो नंबर ऑफ मोड्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे, द नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो नंबर ऑफ मोड्स हैं आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम, वो आ जाएंगे डी एन इज इक्वल टू 8 पाई म्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमने ये तो हमारे पास निकला है पर यूनिट वॉल्यूम, जितने मोड्स बन रहे हैं उसके अंदर। अब हमने एवरेज एनर्जी पर मोड कैलकुलेट करनी है कि हर मोड जो स्टैंडिंग वेव का वहाँ पे बन रहा है उसके अंदर कैविटी में, उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, कितनी एवरेज एनर्जी जो है उसके साथ वो एसोसिएटेड है। एवरेज एनर्जी पर मोड आपने एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ ऑसिलेशन है, आपने 2 लिए हैं पीछे। तो ईच मोड ऑफ ऑसिलेशन है जो है वो अटेन करेगा एनर्जी के टी, जबकि आपका सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि हर मोड जो ऑफ ऑसिलेशन जो है उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, के टी। तो ई एवरेज के टी, इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। अब एक मोड की जो एवरेज एनर्जी होगी, 1 मोड हैज एवरेज एनर्जी, 1 मोड की जो एवरेज एनर्जी है दैट इज इक्वल टू के टी। तो डी एन मोड हैव एवरेज एनर्जी। अब डी एन मोड्स की जो एवरेज एनर्जी है वो डी एन
मल्टीप्लाई बाई के टी हो जाएगी। और डी एन मोड्स हैव एवरेज एनर्जी। अब यहाँ पर डी एन की वैल्यू क्या निकाल दें, वो जो उधर कल पीछे कैलकुलेट की है, तो वो डी एन की वैल्यू क्या है, 8 पाई म्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू और इनटू के टी। अब जो आपके पास एनर्जी डेंसिटी है ऑफ रेडिएशन पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी U ऑफ न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी सी क्यूब डी न्यू। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो एक्सप्रेशन है आपके पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन का इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको हम कहते हैं रिलीजन लॉ। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, द एक्सप्रेशन फॉर स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं रेले एंड जीन्स लॉ। ठीक है, दिस इज नोन एज रेले एंड जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको रेले एंड जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का नाम देते हैं। तो अब हमें ये पता है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है U of lambda d lambda is equal to minus U of mu d mu के बराबर है। तो अगर यहाँ पर म्यू जो है वो C ओवर लैम्डा के बराबर है, तो फिर d न्यू जो है वो माइनस C ओवर लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा के बराबर हो जाएगा। लिहाजा जो U ऑफ लैम्डा डी लैम्डा है, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो -8 पाई के टी ओवर सी क्यूब सी स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर और साथ में -c ओवर लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, इस सारे को सॉल्व करें तो नीचे पावर लैम्डा 4 बन जाएगी। ठीक है, सी क्यूब से कैंसल हो जाएगा, तो U ऑफ लैम्डा
डी लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 8 पाई के टी लैम्डा 4 डी लैम्डा। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इसको भी रेले जीन लॉ ही कहते हैं। वो जो ऊपर मैंने लिखी थी वो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी थी, इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखा है। वो ये दोनों ही क्या हैं, रेले जीन के डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं। तो जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन है जो डाइवर्ज करती है at high frequencies, the energy density of radiation diverges at higher फ्रीक्वेंसीज, यानी कि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। तो फिर उस केस के अंदर ये जो आपके पास इक्वेशन है ये वाली, u ऑफ न्यू डी न्यू 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी सी क्यूब डी न्यू, ये वाली जो इक्वेशन है इसका मैं इंटीग्रल ले लूँ दोनों साइडों पे इस इक्वेशन का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी u ऑफ न्यू डी न्यू 0 से इन्फिनिटी 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी डिवाइडेड बाई सी क्यूब डी न्यू एंड इट गोज टू इन्फिनिटी। तो इसको कहते हैं, दिस रिलेशन इज नोन एज अल्ट्रा वायलेट कैट्सोट्रोफी। कैट्सोट्रोफी का मतलब होता है किसी चीज़ का तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना, वो इतनी हो जाए एनर्जी डेंसिटी कि वो इनफाइनाइट हो जाए। किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर वो डाइवर्ज करती है। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके पास एक ही तरह की एनर्जी नहीं आ रही होती रेडिएशन की। रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की आ रही होती है। तो मतलब डाइवर्जेंस आ रहा होता है। आप उसका ग्राफ प्लॉट करें तो उसका डाइवर्ज हो जाएगा, वो फैल जाएगा किसी फ्रीक्वेंसी रेंज पर, किसी एनर्जी रेंज पर या किसी वेवलेंथ रेंज के ऊपर, उसके अंदर डाइवर्जन जो है वो आनी शुरू, यानी कि एनर्जी जो है वो डाइवर्ज कर रही है। तो ये एनर्जी स्पेशली डाइवर्ज करती है हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये अगर डाइवर्ज करती है हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, तो फिर लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इट इज़ इन एग्रीमेंट एट हाई टेम्परेचर। लोअर फ्रीक्वेंसीज मीन लॉन्ग वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी लो हो तो लॉन्ग वेवलेंथ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ्स के लिए होता है। शॉर्ट वेवलेंथ्स इसका मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये लॉन्ग वेवलेंथ के लिए आ रहा है। ठीक है, वो शॉर्ट वेवलेंथ पे करता था, ये लो फ्रीक्वेंसी है इसलिए ये लॉन्ग वेवलेंथ पे करेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी वीन्स की क्या होगी, हाई होगी। ठीक होगी बात। तो रेले जीन लॉ जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये शो करता है कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन लैम्डा। जितना आप लैम्डा को इंक्रीज़ करेंगे एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, यानी कि एनर्जी डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ लैम्डा।
जितना लैम्डा बढ़ता जाएगा एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो इट इज़ करेक्टेड ओनली इन हायर वेवलेंथ रीजन, हाई वेवलेंथ के लिए ये करेक्ट है। जैसे रेड की जैसा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ। इट इज़ करेक्टेड फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, तो ये इसीलिए लॉन्ग वेवलेंथ के ऊपर करेक्टेड है। तो स्मॉलर लैम्डा के ऊपर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो मोस्ट डिस्टर्बिंग आस्पेक्ट है रिलीजन लॉ का वो ये है कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना, इसकी डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है। तो जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, वो जो कर्व थे पिछले उसी की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो आपकी रेडिएट हो रही है बाय ब्लैक बॉडी, वो एरिया अंडर द कर्व उसको करता है। तो ये तो कहता है कि एरिया अंडर द कर्व कहाँ जा रहा है, इन्फिनिट हो रहा है वो। तो इन्फिनिट का तो मतलब है ख़त्म हो गया, वो तो क्या कैलकुलेट करेगा उसको इन्फिनिट को। इसका मतलब है कि ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएट करती है एट इनफाइनाइट रेट। तो दिस इज़ नॉन क्लासिकल रिज़ल्ट, ये एक नॉन क्लासिकल रिज़ल्ट है, और ये रिज़ल्ट जो है इसको आप जो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इस तरह नहीं हो रहा वहाँ पर। एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो रेडिएशन है वो शॉर्ट में भी आ रही होती है और लॉन्ग में भी आ रही होती है, यानी कि एक ही आप कहें जी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है लॉन्ग की, तो लॉन्ग पे जाके उसको ख़त्म कर दें, या कहें जी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है शॉर्ट की, तो शॉर्ट पे उसको जाके ख़त्म कर दें, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। इसमें दोनों तरह की रेडिएशंस आ रही हैं, लॉन्ग वेवलेंथ की भी आ रही है और शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस भी जो हैं वो आ रही हैं। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ्स होती हैं वो आपको मिलती हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, और जो लॉन्ग वेवलेंथ्स होती हैं वो आपकी स्टार्ट होती हैं जैसे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, विजिबल रीजन है, ये इसमें आ जाते हैं। शॉर्ट जितना होता जाता है वो फिर आ जाता है उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सारी जो हैं ये शॉर्ट की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है फिर दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसको जो है हम लॉन्ग वेवलेंथ्स के ऊपर इसको तो एग्री करवा लेते हैं, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ्स के ऊपर हम इसको एग्री नहीं करवा। अब इसी चीज़ को आगे जो है वो जाके हल किया था किसने, प्लांक ने, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये जो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी है इसको ज़रा बता दूँ, फिर मैं वो प्लांक का जो है ना उसका लाभ बताता हूँ। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, फिनिश होना, तबाह हो जाना किसी चीज़ का। तो ब्लैक बॉडी जो है ये एक परफेक्ट ऑब्जर्वर और परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन होता है, ये आपको पता है। इट ऑब्जर्व 100% रेडिएशन जो इसके ऊपर फॉल करती है, जिसमें तमाम वेवलेंथ्स आ रही होती है, और जितनी ये रेडिएशन अपने अंदर इसके ऊपर पड़ती है उतनी ही रेडिएशन को ये बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जो रेडिएशन होती है ब्लैक बॉडी की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो इंटेंसिटी जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की वो फंक्शन होती है वेवलेंथ का ऑन डिफरेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। आपने वो ड्रा किए थे ना ग्राफ,
वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर आपने ग्राफ्स जो हैं वो ड्रा किए थे। वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। तो जो आपने ग्राफ प्लॉट किए थे वो क्या थे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। और हर ग्राफ के अंदर आपने वेवलेंथ की एक पीक देखी थी, ऐसे ही है। और वो ग्राफ क्या कर रहा था, उसके अंदर जो एरिया आ रहा था वो एनर्जी थी, उसके अंदर जो एरिया आ रहा था वो एनर्जी थी। ठीक है, तो अब जो हमारे पास वेव थ्योरी है वो ये प्रोडिक्ट करती है कि जो इंटेंसिटी होती है ये इंक्रीज होती है एज वेव लेंथ इज़ डिक्रीज्ड, कि जब वेव लेंथ डिक्रीज होती है तो द वेव थ्योरी प्रिडिक्ट्स, वेव थ्योरी जो है वो ये प्रिडिक्ट करती है दैट इंटेंसिटी शुड इंक्रीज, इंटेंसिटी को इंक्रीज होना चाहिए एज वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड। ठीक है जी, अगर वेवलेंथ यानी कि आई को 1/λ4 के साथ जाना चाहिए, इसको कह देंगे इक्वेशन ये है। अब इंटेंसिटी ये आपके पास एक इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड है, एक इस इक्वेशन की राइट साइड है। तो जो लो वेवलेंथ्स होती हैं, अगर इस इक्वेशन को देखें तो इंटेंसिटी शुड बिकम इन्फिनिटी, λ4 से जा रहा है ना। ठीक है, अगर लो वेवलेंथ्स हो यानी कि इसको और कम कर दो, ठीक है, एट लो वेवलेंथ्स आई जो है ये क्या हो जाएगा, आई बिकम्स इन्फिनिटी। तो आप तो इसको आई को कैलकुलेट ही नहीं कर सकेंगे। तो इसके बाद इन्फिनिटी के बाद फिर एक पीक आएगी, बट देयर इज ए पीक एंड आफ्टर दैट इंटेंसिटी reduces। वो आपने ग्राफ में देखा ना, एक पीक आती है उसके बाद फिर इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होना चाहती है। लिहाजा वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती पीक इन इंटेंसिटी को। ठीक है, ये जो पीक आती है इंटेंसिटी की, इसको वेव थ्योरी प्रेडिक्ट नहीं करती। द वेव थ्योरी cannot predict the peak in intensity। ये जो पीक आती है इंटेंसिटी के अंदर, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये डिस्क्रिपेंसी जो है इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट का मतलब है कि आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आके उसकी फिनिश हो जाता है। ठीक है जी, अब तो यहाँ पर आगे अब देखें कि रिलीजन का लॉ भी नाकाम हो गया और वीन्स का लॉ जो है वो भी नाकाम हो गया। ठीक है, अब हमने आगे जो है वो स्टडी करना है जो मेन चीज़ थी कि इन दोनों लॉज के नाकाम होने के बाद जो तीसरा लॉ था जिसको हम कहते हैं प्लांक लॉ ऑफ
रेडिएशन। वो प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन जो है उसको हमने डिस्कस करना है, फिर वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये कितने टाइम पर ख़त्म होना लेक्चर आज? 11:50 पे। इसको फिर मैं नेक्स्ट में प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन को, जो कि प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन होता है, ये इसके अंदर दोनों तरह की वेवलेंथ्स आ जाती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ भी आ जाती है और लॉन्ग वेव, और जो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स होते हैं ये उन पे फिट होता है, ठीक है। इसीलिए प्लांक जो है इसको कहते हैं कि प्लांक ने जो थी वो क्वांटम थ्योरी का आगाज़ यहीं से, प्लांक से ही हुआ था।